नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने लेकर आए हैं स्वर्गीय राजीव भाई दीक्षित, जो स्वदेशी के ऐसे विचारक जिन्होंने अपनी बात को इस तरीके से रखा कि जिसने सुना उसने उसको अपना लिया, जीवन भर अपनाया। और स्वदेशी की व्याख्या, स्वदेशी की उपयोगिता और स्वदेशी का आग्रह राजीव भाई का इस तरीके से था कि अगर राजीव भाई कुछ और साल जी लेते तो शायद इस देश का स्वधर्म, स्वराष्ट्र सब कुछ स्व हो जाता, जो आज स्वाहा हो रहा है। और इसलिए राजीव भाई की ज्यादा याद आती है। उनके आज के पुण्यतिथि और जयंती दोनों ही एक दिन पर हुए। बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे जिनको इस प्रकार से एक ही दिन में दोनों चीजें आती है। राजीव दीक्षित जी की भी आई है। हम आज का दिन स्वदेशी दिवस के रूप में मनाते हैं और सुदर्शन पर विभिन्न जानकारी के साथ कई कार्यक्रम लेकर आते हैं। लेकिन इस साल मैंने तय किया कि हम एक बिंदास बोल करेंगे और कहेंगे कि क्या राजीव दीक्षित जी के इस स्वदेशी दिवस के बहाने देश को पूछेंगे कि क्या अब राजीव दीक्षित के विचारों की अर्थात स्वदेशी की हिंदुस्तान को अब तक जितनी नहीं थी उससे ज्यादा जरूरत है। क्या है आपका कहना? अब हमेशा की तरह फोन करके, स्काइप पर वीडियो कॉल करके या सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देकर आपकी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। उस बात को विदाउट एडिट हम आपके सामने, करोड़ों दर्शकों के सामने लाइव दिखाएंगे। राजीव दीक्षित जी और मेरा व्यक्तिगत बहुत बार मिलना हुआ ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैंने 11वीं कक्षा में, जब मैं महाराष्ट्र के कोपरगांव में SHGM कॉलेज में पढ़ता था, तो 11वीं कक्षा में मैंने इनका भाषण सुना। जिस दिन भाषण सुना उसी क्षण से मैंने मेरे जीवन में कोल्ड ड्रिंक पीना बंद किया, सॉफ्ट ड्रिंक पीना बंद किया। उससे बाद आज तक भी नहीं पी है, ना आगे पीऊंगा। ना मेरे घर में कोई पीता है, ना मेरे बच्चे पीते हैं, ना हम सुदर्शन के कैंटीन में भी इसको अलाउड करते हैं। ऐसी प्रभावी तरीके से अपने वाणी से बातों को रखने वाले राजीव जी इंटरनेट के दुनिया में और लोगों के हृदय में आज भी जीवित है। लेकिन उनके अस्तित्व को उनके फैन के रूप में, उनके समर्थकों के रूप में, उनके विचारों को समर्थन देने वाले लोगों के रूप में जो लोग हैं, उन्होंने बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि ये विचार अब दुनिया और खास करके हिंदुस्तान ना केवल सुनने बल्कि समझने के स्थिति में भी आया है, ऐसा लगता है। देश की दुर्गंध धीरे धीरे कम होके सुगंध चारों तरफ जा रही है। ऐसे में इन विचारों का गंध भी अगर अच्छी तरीके से सुगंध के रूप में जाएगा तो निश्चित तौर पर इस विषय पर अच्छा प्रकाश और परिणाम हो सकता है। आइए पहले मुद्दे को देखते हैं। राजीव दीक्षित एक भारतीय वैज्ञानिक, प्रखर वक्ता और आजादी बचाओ आंदोलन के संस्थापक थे। वो भारत के विभिन्न भागों में विगत 20 वर्षों से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विरुद्ध जन जागरण का अभियान चलाते रहे। आर्थिक मामलों पर उनका स्वदेशी विचार सामान्य जन से लेकर बुद्धिजीवियों तक को आज भी प्रभावित करता है। राजीव जी के स्वदेशी विचार से योग गुरु बाबा रामदेव भी प्रभावित हो गए। स्वदेशी विचारों और उनकी प्रतिभा से प्रभावित बाबा रामदेव ने उन्हें भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व सौंपा था, जिस पद पर वो अपनी मृत्यु तक रहे। वे राजीव भाई के नाम से अधिक प्रसिद्ध थे। अब हम आपको राजीव दीक्षित के व्यक्तिगत जीवन से परिचय कराते हैं। राजीव दीक्षित जी का जन्म 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ जनपद के अतरौली तहसील के नाह गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम राधेश्याम दीक्षित और माता का नाम मिथिलेश कुमारी था। राजीव दीक्षित की शिक्षा दीक्षा की बात करें तो राजीव जी ने अपनी प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा फिरोजाबाद जिले के एक स्कूल से प्राप्त की। इसके उपरांत उन्होंने इलाहाबाद शहर से बीटेक और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एमटेक की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद राजीव भाई ने कुछ समय भारत काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में काम किया। इतना ही नहीं, वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ भी काम कर चुके हैं। कलाम साहब ने उन्हें एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक के सांचे में ढालने की कोशिश की, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। राजीव भाई ने जब बिस्मिल की आत्मकथा का अध्ययन किया तो अपना पूरा जीवन ही राष्ट्र सेवा में अर्पित कर दिया। राजीव भाई के अंदर देश प्रेम और राष्ट्र भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। यही वजह है
कि राजीव भाई इलाहाबाद के बीटेक इंस्टीट्यूट से ही आजादी बचाओ आंदोलन से जुड़ गए। साल 1999 में राजीव के स्वदेशी व्याख्यानों की कैसेट ने समूचे देश में धूम मचा दी थी। इतना ही नहीं, वे लगातार गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर भारत के उत्थान और देश विरोधी ताकतों व भ्रष्टाचारियों को पराजित करने के लिए जन जागृति पैदा कर रहे थे। दीक्षित बिस्मिल की आत्मकथा से इतने अधिक प्रभावित थे कि उन्होंने बच्चन सिंह से आग्रह करके फांसी से पूर्व उपन्यास भी लिख डाला। अब राजीव भाई के योगदान और उनके कामों से आपको रूबरू कराते हैं। दीक्षित ने 20 वर्षों में लगभग 12,000 से अधिक व्याख्यान दिए। भारत में 5,000 से अधिक विदेशी कंपनियों के खिलाफ उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। देश में सबसे पहले स्वदेशी विदेशी वस्तुओं की सूची तैयार करके आम जनता से स्वदेश में निर्मित सामग्री अपनाने का आग्रह किया। 1995-96 में टिहरी बांध के खिलाफ ऐतिहासिक मोर्चे में भाग लिया। उसके बाद 1997 में सेवाग्राम आश्रम से अंग्रेजों के समय के ऐतिहासिक दस्तावेजों का अध्ययन करके समूचे देश को आंदोलित करने का काम किया। 10 वर्षों तक स्वामी रामदेव के संपर्क में रहने के बाद उन्होंने 9 जनवरी 2009 को भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का दायित्व संभाला। इतना ही नहीं, पूरे देश में घूम घूम कर गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया। 1998 में राजीव भाई ने कुछ गौ समितियों के साथ मिलकर गौ हत्या रोकने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी दायर किया। 2005 में राजीव भाई और उनके कार्यकर्ताओं ने मुकदमा जीत लिया। लगभग आधे भारत की यात्रा के बाद 29 नवंबर 2010 को उड़ीसा से छत्तीसगढ़ राज्य के एक शहर रायगढ़ पहुंचे। वहां उन्होंने 2 जनसभाओं को संबोधित भी किया। उसके बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। धन्य है वो माता जिसने ऐसे सपूत को जन्म दिया, जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी। राजीव भाई भले ही आज हम सबके बीच नहीं हैं, लेकिन आज भी उनके विचार लोगों को प्रभावित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ऐसे राजीव दीक्षित जी जिनके बारे में जितना बताया जाए उनके लिए 1 घंटे का कार्यक्रम बहुत कम है, लेकिन हम आपके कॉल भी लेंगे, आपकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। राजीव दीक्षित जी को आप कैसे समझते, जानते और बताना चाहते हैं, यह भी समझेंगे और साथ साथ में उनके भाषणों के कुछ बाइट भी चलाएंगे। पहले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर। मैं कहना चाहता हूं कि राजीव दीक्षित जी ने जो एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, आजादी बचाओ आंदोलन, उसमें उन्होंने बहुत सारे चीजें की थी जो भारत को एक स्थान पर पहुंचा सके, और उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी है। उस पुस्तकों के नाम है स्वदेशी चिकित्सक, गौ माता, पंचायत चिकित्सक, गौवंश, और ऐसे कई उन्होंने स्पीचेस दिए जो अभी यहाँ पर सीडीओ में और MP3 में भी बिक रहे हैं। और एक चीज आपको बता दूं सर कि अमिताभ बच्चन को जब थम्स अप पीने से बीमारी आई थी, जब उनकी सेहत खराब हुई थी, तब राजीव दीक्षित जी ने अमिताभ बच्चन से मुलाकात की और अमिताभ बच्चन जी ने उसका खुलासा किया था राजीव दीक्षित जी के सामने। फिर उस कंपनी ने अमिताभ बच्चन जी को कुछ पैसे खिला करके उनका मुंह बंद करा दिया था, लेकिन राजीव दीक्षित जी ने अपनी एक वीडियो फाइल में उन्होंने पूरा उसका खुलासा किया था कि किस तरह से उन्होंने अमिताभ बच्चन जी के साथ बात करके इस प्रोडक्ट्स को बदनाम किया था। और मैं कहना चाहूंगा कि सर, राजीव दीक्षित जी जब 2009 में बाबा रामदेव के साथ में इस आंदोलन में जुड़े थे कि काले धन को वापस लाएंगे, और चलिए धन्यवाद। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। सबसे पहले मैं सुदर्शन परिवार और सुरेश जी, खास करके आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। आप हर बार एक नया मुद्दा लेकर आते हैं, हर बार हमारे जीवन में कोई नई चीज लेकर आते हैं। सुरेश जी, मैं कहना चाहता हूँ, राजीव दीक्षित का कहना बिल्कुल सही है कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी वस्त्रों का त्याग करो, क्योंकि ऐसा करने से हमारी सभ्यता की पहचान होती है और हमारी सभ्यता के साथ साथ हमारा देश की विकसित पहलू का भी पहचान हो जाता है सभी देशों के बीच में, और एक अलग यूनिकली चीज दिखाई देती है कि हाँ, हम भी कुछ हैं, हम किसी से कम नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद। हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं।
हम आपको कई वीडियो दिखाने का प्रयास करेंगे, आपके कॉल भी लेंगे, वीडियो कॉल भी लेंगे, कुछ स्लाइड भी स्क्रीन पर दिखाएंगे। मैं एक वीडियो दिखाया जा रहा हूं, ये देश के एक ऐसे राजनेता के बारे में है, खास करके एक ऐसे राजनीतिक जमात को ये प्रतिनिधित्व करते हैं जो हिंदुस्तान की उस छवि को बार बार याद करते हैं जो स्वाभिमान गिराती है, उस छवि को बार बार याद करते हैं जिसमें इनको पश्चिम कभी भी विकसित लगता है और भारत पिछड़ा। देखिए उस व्यक्ति का नाम है पी चिदम्बरम, जिनके बारे में इन्होंने क्या कहा है। हजारों साल की है, हम लोग आपस में चर्चा करते हैं, कई बार जाने अनजाने हम ये कह देते हैं, अरे भारत तो हमेशा से गरीब है। मैं भारत के दो लोगों का नाम लेके कहूंगा। एक व्यक्ति है इस देश में, उसका नाम है पी चिदम्बरम। ये भारत में बहुत लंबे समय तक वित्त मंत्री रहा और इस व्यक्ति ने इंदौर नाम के शहर में मध्य प्रदेश में एक भाषण दिया था और मैं उस दिन वहां था, उस भाषण में सामने बैठा था मैं, और चिदम्बरम मंच से बोल रहा था। कार्यक्रम क्या था? नई दुनिया नाम का एक अखबार निकलता है इंदौर से। नई दुनिया अखबार ने एक किताब प्रकाशित की थी, पुस्तक का प्रकाशन किया था, उसका विमोचन करने के लिए चिदम्बरम आया था। तो भाषण दिया उसने, और क्या भाषण दिया! भारत हजारों साल से गरीब देश रहा है। यहीं से भाषण शुरू किया अंग्रेजी में। अच्छा था कि वो अंग्रेजी में बोल रहा था, ज्यादा लोग समझ नहीं रहे थे। हाँ, उसने शुरू किया, भारत हजारों साल से गरीब देश रहा, भारत हजारों साल से मुफलिसी का शिकार रहा, ऐसे ऐसे उसने कहना शुरू किया। फिर बीच में कहने लगा, ये तो भला हो अंग्रेजों का जो वो भारत में आए और उन्होंने भारत को थोड़ा बेहतर बना दिया, वरना हम तो अंधेरे में डूबे हुए थे, हमको तो कोई ज्ञान नहीं था, कोई प्रकाश नहीं था, इस देश में तो भयंकर गरीबी ही गरीबी थी। और ये जब वो भाषण दे रहा था तो बार बार पंडित नेहरू को कोट कर रहा था। पंडित नेहरू ने ऐसा कहा, पंडित नेहरू ने वैसा कहा, पंडित नेहरू ने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया। वो भाषण जैसे ही पूरा हुआ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हाँ, मैं इधर उधर देख रहा था, किसी के मन में कोई तकलीफ नहीं। मैंने कहा मैं तो पूछने वाला हूं इस चिदम्बरम से। तो मैंने कहा कि अगर भारत हजारों साल से गरीब था, मैंने सीधे कहा उसको, तो अंग्रेज यहां 250 साल झक मारने के लिए क्यों आए? हजारों साल से गरीब देश, गरीबों के यहां कोई 250 साल रहता है आके? गरीबों के तो कोई दर्शन करने नहीं जाता। 250 साल रहना तो कोई सामान्य बात है। 250 साल में 50 पीढ़ियां जवान होकर मर गई अंग्रेजों की, यहां क्यों रहे वो? और भारत अगर हजारों साल से गरीब था तो पुर्तगाली 450 साल झक क्यों मार रहे थे इस देश में? क्यों आए 450 साल पुर्तगाली अपना देश छोड़कर? 1492 में वास्को डी गामा घुस गया इस देश में और निकला नहीं, फिर अंत तक मार मार के निकालना पड़ा गोवा से पुर्तगालियों को। तो 450 पुर्तगाली, 450 साल पुर्तगाली क्यों आए? 250 साल अंग्रेज क्यों रहे? और भारत अगर हजारों साल से गरीब था तो ये मुगल क्यों आए झक मारने के लिए यहां 300 साल? बाबर क्यों आया? उसने सल्तनत क्यों बनाई? गरीबों के देश में जाके कोई राज्य स्थापित करता है क्या? और इतना ही क्यों, मोहम्मद बिन कासिम क्यों आया इस देश में 7वीं शताब्दी में जब हम हजारों साल से गरीब थे? महमूद गजनवी क्यों आया सोमनाथ का मंदिर लूटने के लिए जब हम हजारों साल से गरीब थे? तैमूर लंग क्यों आया? नादिर शाह क्यों आया? अहमद शाह अब्दाली क्यों आया जब हजारों साल से हम गरीब ही थे? तो इनको तो कहीं अमीर देशों में जाना चाहिए था, वो सब यहां क्यों आए? और सिकंदर क्यों आया यहां अगर हम हजारों साल से ही गरीब थे? तो सिकंदर ने अपने गुरु को यह क्यों कहा कि जब तक भारत विजय नहीं कर लेता तब तक विश्व विजय मेरी नहीं होगी, इसलिए भारत को जीतना बहुत जरूरी है। तो आया यहां पर, और यह तो भारतवासियों का पराक्रम था कि वो भारत को जीत ही नहीं पाया,
मार के भगा दिया हमने उसको, रास्ते में मर गया। और आपको तो इतिहास में मालूम है, शक यहां आए, हूण यहां आए, पिंडारी यहां आए। क्यों आए भाई? हम तो गरीब हैं, भुखमरी के शिकार हैं, बेरोजगारी हमारे यहां है, फिर क्यों आए ये सब? तो चिदंबरम चुप हो गया, बोला कुछ नहीं। हम किसी व्यक्तिगत टिप्पणी के तौर पर नहीं, बल्कि देश को गुमराह करने के लोगों के बारे में जब राजू जी ये बात बोलते हैं तो हम उसको स्क्रीन पर दिखाने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि ये सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। भारत को भूखों का, गरीबों का, नंगों का देश कहने वाले लोग ये भूल गए कि ब्रिटिशर्स और ये सारे तमाम नाम जो राजीव भाई ने लिए वो इसलिए भारत में आए थे कि तब भारत की जीडीपी जो आज कहीं 4-5 के आसपास अटक रही है, वो तब 450 थी। आज से इतने साल पहले हम 100 गुना से ज्यादा जीडीपी में प्रगत थे। दुनिया में हर देश में जहां भी मनुष्य जाति थी, वहां पर भारतीय व्यक्ति व्यापार के बहाने सांस्कृतिक देवान घेवान करता था। इसलिए यहां पर लुटेरे आए, लेकिन हमें इतिहास गलत बताया जाता है कि तुम तो गुलाम रहे हो हमेशा, तुम तो गरीब रहे हो, नंगे रहे हो, अविकसित रहे हो। जबकि सच्चाई यह है कि यहीं पर खगोल से लेकर भूगोल तक और यहीं पर तमाम वेद रचनाएं और विज्ञान का शोध हुआ, जिसके आधार पर आज भी दुनिया में जो भी चलता है इसके आधार पर चलता है। नासा को भी अगर किसी भी ग्रह पर कोई अपना सैटेलाइट भेजना है या अपना यान भेजना है तो उनको भारतीय पंचांग का आधार लेना पड़ता है। ये हमको नहीं बताया जाता। मनमोहन सिंह के बारे में क्या कहते हैं ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? राजीव दीक्षित जी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी उनकी जानकारी देना चाहूंगा, जिनका जन्म 30 नवंबर 1967 में हुआ था अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। हाँ। और उनकी मृत्यु 30 नवंबर 2010 को हुई थी। उम्र उनकी जबकि 43 ईयर्स थी और ये अविवाहित थे। इनका कार्य, एक ये भारतीय वैज्ञानिक थे, प्रखर वक्ता थे और आजादी बचाओ आंदोलन के एक संस्थापक थे। इन्होंने भारत के विभिन्न भागों में विगत 20 वर्षों से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विरुद्ध में जन जागरण का अभियान चलाते थे। और आर्थिक मामलों पर उनका स्वदेशी विचार सामान्य जन से लेकर बुद्धिजीवियों तक को आज भी प्रभावित करता था। जैसे कि रामदेव बाबा है, उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व सौंप दिया था उन्होंने। ऐसे अनेक उनका कार्यशैली बहुत है उनकी, क्योंकि आप मैं बोलना चाहूंगा तो बोल भी नहीं पाऊंगा, इतना जीवन चरित्र उनका मेरे सामने है और मैंने खुद उनका जीवन चरित्र पढ़ा भी है। बिल्कुल, धन्यवाद। इनके जीवन चरित्र को पढ़ने के साथ साथ अगर अपनाएंगे और सारा हिंदुस्तान अपनाएगा तो भारत दोबारा विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। मनमोहन सिंह के बारे में इनके विचार सुन लेते हैं। मनमोहन सिंह जब भारत के वित्त मंत्री बने और थोड़े दिन बाद फिर प्रधानमंत्री बन गए। पहली बार जब ये प्रधानमंत्री बने तो ऑक्सफोर्ड गए थे। अटल जी के बाद इन्हीं का नंबर आया ना, तो ये गए ऑक्सफोर्ड। वहां पर एक सम्मान समारोह हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह का, उसमें इनको डी लिट की उपाधि दी गई। तो सम्मान समारोह में इन्होंने एक भाषण दिया 40 मिनट, वो रिकॉर्डेड है हमारे पास। उसमें उन्होंने यही गाना गाया, भारत हजारों साल से गरीब देश है। ये तो अंग्रेज थे जो भारत में आए और उन्होंने भारत को थोड़ा सभ्य बनाया। हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने आकर भारत को तकनीकी सिखाई। हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने भारत में विज्ञान लाया। हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने भारत में उद्योग लाए। हम अंग्रेज, ये बोला उन्होंने 40 मिनट। अगले दिन ये भाषण इंग्लैंड के अखबारों में छपा, तो कई अखबारों ने टिप्पणी लगाई, हेडिंग लगाया कि लगता है भारत अभी भी अंग्रेजों की गुलामी में ही है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री जो गान गा रहा है यहां आकर, वो एक स्वतंत्र देश के स्वाभिमानी प्रधानमंत्री का गाना नहीं है, ये तो गुलाम देश के गुलाम प्रधानमंत्री का गाना है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है? जय हिंद सुरेश जी, अनिल बोल रहा हूँ नरेला से। हाँ, बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पर वो क्रांति लाई थी स्वदेशी के लिए और
पूरे देश में जिस तरह से एक अलग सा ही माहौल बना था कि विदेशी कंपनियों के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं अब हम लोगों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि स्वदेशी चीज ज्यादा से ज्यादा अपनाएं। और एक बहुत बड़ी समस्या अब देश में जिस तरह से चल रही है, वेस्टर्न कल्चर के साथ साथ वेस्टर्न फूड जो है, वो जंक फूड जिस तरह से हमारे बच्चों के साथ साथ हावी हो रहा है, जिस तरह से अगर जंक फूड जिस तरह से हमारे बच्चे आजकल खा रहे हैं, उससे ना सिर्फ बीमारियां इतनी पनप रही है, तो कहीं ना कहीं इससे भी हमको परहेज करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं स्वदेशी चीज जिस तरह से भारत में अलग ही यहाँ पर बने, और स्वदेशी चीजों को यहाँ पर हमें अपनाना पड़ेगा। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर, मैं शैलेश कुमार गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ सर। हाँ सर, राजीव दीक्षित का योगदान हम कभी नहीं भुला सकते, पूरा देश इस योगदान को कभी नहीं भुला सकता। राजीव दीक्षित ने 20 वर्षों में लगभग 12,000 से अधिक व्याख्यान दिए हैं। और मैं कहना चाहूंगी, भारत में 5,000 से अधिक विदेशी कंपनियों के खिलाफ उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की है। देश में सबसे पहली स्वदेशी विदेशी वस्तुओं की सूची तैयार करके आम जनता को उन्होंने स्वदेशी निर्मित सामग्री अपनाने का आग्रह किया था सर। बिल्कुल। राजीव भाई के भारतीयता को लेकर, स्वदेशी के आग्रह को लेकर भी कुछ वीडियो दिखाएंगे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए भारत के स्वदेशी का। स्वराष्ट्र, स्वधर्म और स्वदेशी के आग्रह के बगैर कोई राष्ट्र स्व बल पे खड़ा नहीं हो सकता। दुनिया भी ये मानती है, और ग्लोबलाइजेशन की विफलता के बाद अब दोबारा लोग अपने स्वदेश की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका में भी अपने राष्ट्र में बनी, देश में बनी हुई चीजों को ज्यादा बढ़ावा देने की नीति ओबामा तक अपना रहे हैं। और तमाम देश जब इस दिशा में जाते हैं तो हम क्यों भटक रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम गुलामी की प्रतीकों को नहीं भूले हैं। क्या है गुलामी के प्रतीकों के बारे में राजीव भाई की राय, वो भी दिखाएंगे, लेकिन पहले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ जी सुरेश जी, नमस्कार। हाँ सर, मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ, आदर्श नगर दिल्ली से। हाँ सर, मेरे को ये कहना है कि आप जो ये टॉपिक उठा रहे हैं, ये बहुत अच्छा मुद्दा है। इससे हमारे यंगस्टर को ये पता चलेगा कि स्वदेश में हमारे भारत का ही यूज करना चाहिए, जितना से जितना ज्यादा हो सके सामान, और हमें बाहर का यूज नहीं करना चाहिए। राजीव दीक्षित ने इतनी सारी वीडियोस अपलोड करी है यूट्यूब पे, जिसको देख के हमें समझ जाना चाहिए कि बाहर का सामान हमको बहुत ज्यादा नुकसान देता है, और इससे कहीं ज्यादा अच्छा हमारे देश का ही सामान होता है। बिल्कुल, धन्यवाद। हाँ। अंग्रेजों ने भारत को कैसे लूटा, ये आपको राजीव जी की भाषा में दिखाते हैं। के 2 वाक्य पढ़ने के बाद कि सारे अंग्रेज आविष्कारक जो सफल हुए, वो प्लासी के युद्ध के बाद ही सफल हुए। जब भारत से लूटकर धन उन्होंने लंदन में जमा करना शुरू किया, तब उस धन से उन्होंने उद्योग बनाना शुरू किया, तब उस धन से उनके यहाँ औद्योगिक क्रांति आई। वरना तो भुखमरी का शिकार था इंग्लैंड। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो इंग्लैंड सबसे गरीब देश था दुनिया का। इंग्लैंड के इतिहासकारों ने इंग्लैंड के इतिहास में लिखा है कि 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में 3.5 करोड़ लोग भूख से मर गए थे। इतना बुरा हाल था इंग्लैंड का। कुल आबादी जिस देश की 6 करोड़ हो और उसमें 3.5 करोड़ भूख से मर जाएं, ये कोई मामूली बात नहीं है। आधी आबादी भूख से मर गई क्योंकि खाने को कुछ नहीं था, पहनने को कुछ नहीं था। अंग्रेजों ने कपड़ा पहनना भारत से सीखा, अंग्रेजों ने कपड़ा बनाना भारत से सीखा। भारतवासियों के संपर्क के पहले तो इंग्लैंड में कोई कपड़ा बनाना नहीं जानता था, पहनना भी नहीं जानता, नंगे रहते थे आदिवासियों की तरह से, बनवासियों की तरह। तो ये तो सारी की सारी कहानी है भारत के लूट। ये सारे वीडियो हम आपको केवल कुछ आइकॉनिक वीडियो दिखा रहे हैं जिनको आप YouTube पर अलग से देख सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। विकास बात कर रहा हूँ निजामाबाद से। हाँ, राजीव दीक्षित जी का उद्देश्य था कि विदेश में जमा काला धन वापस लाना और गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना, और उन्होंने एक पॉलिसी लगाई थी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ टैक्सेशन सिस्टम।
उसे भी इम्प्लीमेंट करना। अगर वो इम्प्लीमेंट करते थे तो आज भारत सरकार कहां से कहां जाती थी। उन्होंने कंपेयर भी किया था भारत सरकार का बजट और ब्रिटिश सरकार का, और उन्होंने मांग की थी कि है ना 80% जो भी बजट आता था उसमें से पूरा खर्च पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्राट में लग जाता था, और बाकी का 20% जो बचता था वो डेवलपमेंट में जाता था। इससे अच्छा वो बता रहे थे कि है ना हम अगर 60% डेवलपमेंट में लगाएंगे और 40% कि है ना पॉलिटिशियंस उसमें लगाएंगे तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे सर। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ हेलो, औरंगाबाद से कल्याण सावंत बोल रहा हूँ। हाँ, राजीव जी दीक्षित ने जो स्वदेशी आंदोलन चलाया उसके लिए सब भारतीय को गर्व करना चाहिए, ऐसा था। उन्होंने 12,000 से अधिक व्याख्यान दिए, 25 साल तक गहन अध्ययन किया। जिस उद्देश्य को लेकर इंसान भारत में आया वो उद्देश्य दुर्भाग्य से पूरा नहीं हो सका, और वो उद्देश्य था इंडिया को भारत बनाना, जिसका सपना आज हर भारतवासी देखता है। राजीव दीक्षित जी ने हर उस समस्या का समाधान दिया है जिस समस्याओं में आज भारत गिरा हुआ है। बिल्कुल, जिन सच्चे को आज हम कहने से पहले 10 बार सोचते हैं, उन सब सच्चे को राजीव भाई 25 साल तक निडरता से बोल रहे थे। राजीव भाई के मुंह से कोई बात बिना सबूत से नहीं निकलती थी। जैसे कि सूरज जी आप चला रहे हैं, कोई भी बात आप जो दिखाते हैं सबूत के साथ बताते हैं, और सबको गर्व है कि आज राजीव जी दीक्षित के बारे में आप जो ये सब दिखा रहे हैं, सबको आपके ऊपर गर्व है। धन्यवाद। हम तो जानते हैं कि भारत को अगर भारत बनाए रखना है तो भारतीयता का आग्रह करने वाले जो वीर थे, सुपूत थे भारत माता के, इतने कम समय में राजीव दीक्षित जी है, इतने कम आयु में उनका देहांत हो गया। मैं तो उसको देहांत नहीं, महानिर्वाण कहूंगा, जो संतों के बारे में कहा जाता है, क्योंकि ऐसे आत्माएं शरीर छोड़ती है लेकिन अपने विचार और आत्मा के साथ जीवित रहती है, किसी में घुस जाती है और उससे काम करवाती है। एक साथ कई लोगों से काम करवाने की क्षमता जिन आत्माओं में होती है, उनके शरीर मरते नहीं या उनकी आत्माएं मरती नहीं, उनका महानिर्वाण कहा जाता है, वो राजीव जी का हुआ था। टैक्स के बारे में, और टैक्स के द्वारा ब्रिटिश हमको कैसे लूटते थे, हम ब्रिटिश वाला गुलामी वाले फॉर्मेट पर अभी चल रहे, आगे स्वदेशी और उपचार पद्धति पर भी जाएंगे, लेकिन ब्रिटिशों के बारे में उन्होंने टैक्स के द्वारा कैसे यहाँ पर अपनी पकड़ बनाई थी। देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस हुई 1860 में, और ये तय हुआ कि भाई भारत की जो क्रांति हुई 1857 की, उसका बड़ा कारण क्या था। तो एक अंग्रेज कहता हमने लूटा भारत को, ये बड़ा कारण था। दूसरा कारण क्या था, तो एक अंग्रेज कहता हमने मार मार के भारतवासियों को ईसाई बनाया जो वो बनने को तैयार नहीं थे, दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण क्या था, एक अंग्रेज कहता हमने भारत की सबसे पवित्र गाय को कत्लेआम किया भारत में, वो बड़ा कारण था। आप जानते हैं सबसे पहला कत्ल खाना इस देश में 1760 में अंग्रेजों ने शुरू कर दिया था, कलकत्ता में। गाय कटती थी और हिंदुस्तानियों की छाती पर छुरी चलती थी, गाय कटती थी। तो ऐसे अंग्रेज दस्तावेजों में, अंग्रेजी दस्तावेजों में ये कहानी दर्ज है कि एक एक अंग्रेज बयान दे रहा और वो बता रहा ये कारण था, ये कारण था, ये कारण था, इस कारण भारत में हमारे खिलाफ बगावत हुई। अब एक अंग्रेज प्राइम मिनिस्टर पूछ रहा है इन सब से कि अच्छा बताओ बगावत के लिए पैसा किसने दिया, धन भी तो इकट्ठा हुआ होगा। तो एक अंग्रेज जो यहाँ हिंदुस्तान में 17 साल रहा और किसी तरह जिंदा बचकर वापस इंग्लैंड पहुंच गया, वो कहता है कि भारत की आजादी की लड़ाई, जिसको भारतवासी कहते हैं, हम कहते हैं बगावत और विद्रोह, वो कहते हैं आजादी की लड़ाई, इसमें 480 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। और ये कोई मामूली रकम नहीं है। ये रकम कहां से आई, तो भारत के उद्योगपतियों ने दी, व्यापारियों ने दी, कारीगरों ने दी, किसानों ने दी, लोगों ने इतना धन इकट्ठा किया था इस क्रांति के लिए। इस 480 करोड़ को आज अगर समझना चाहें तो इसमें 300 का गुणा कर लेना, तब इसको आज समझ पाएंगे आप। इतनी बड़ी क्रांति थी 1857। इस क्रांति में 4.5 करोड़ हिंदुस्तानी लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ। अगर हर एक हिंदुस्तानी के हाथ में एक तलवार भी हो तो 4.5 करोड़ तलवारें बनी होंगी इस देश में, और उन 4.5 करोड़ तलवारों को बनाने के लिए लोहा बना होगा इस देश में। उस लोहे को गलाने के लिए भट्टियां बनी होंगी, ब्लास्ट फर्नेस बनी होंगी। कितने करोड़ लोगों ने
कितने करोड़ मीट्रिक टन लोहा गलाया होगा। उन लोहों से तलवारें बनी होंगी, बंदूकें बनी होंगी, छुरे बने होंगे, हंसिये बने होंगे, हथौड़े बने होंगे, क्योंकि भारतवासी तो इन्हीं से लड़े थे। माने कोई सामान्य नहीं थी ये क्रांति, बहुत बड़ी थी, बहुत व्यापक थी, और एक साथ 350 स्थानों पर हुई थी, एक दो स्थान पर नहीं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये सारी बहस हो रही है, तो प्राइम मिनिस्टर पूछ रहा पैसे किसने दिए, तो उद्योगपति, व्यापारी, किसान, कारीगरों ने दिए। तो प्राइम मिनिस्टर कहता है कि अब आगे से इस देश में शासन चलाना है तो एक व्यवस्था करो कि दोबारा कभी भारत के लोग क्रांतिकारियों को पैसे दे ना सकें, उनके हाथ में पैसे छोड़ो ही मत, ले लो, सब छीन लो उनसे। तो कैसे छीनोगे? टैक्स लगा के छीनो। इसलिए इस देश में इनकम टैक्स आया। इनकम टैक्स इसलिए नहीं आया कि देश में सरकार चलानी थी अंग्रेजों को और उसके लिए धन की जरूरत थी। इनकम टैक्स इसलिए लाया गया कि भारत के नागरिकों के पास पैसे इतने बचे ही नहीं जो वो क्रांतिकारियों को दान में दे सकें, वो सारे पैसे अंग्रेज छीन कर अपने पास रखें, इसके लिए इनकम टैक्स आया। और इनकम टैक्स जब लगाया अंग्रेजों ने तो उसकी लिमिट जानते हैं क्या थी? 97%। माने 100 रुपए आप कमा रहे हैं तो 97 रुपए अंग्रेजों को दे दीजिए। और ये कहानी पूरी तब समझ में आएगी जब और एक जानकारी मैं आपको दूं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस हो रही थी और बात चल रही थी कि खाली इनकम टैक्स लगाना है या दूसरे टैक्स भी लगाने हैं। तो बात हुई कि भारत के उद्योगपति और व्यापारी कोई भी सामान बनाए तो बनाने पे ही पहले उनसे टैक्स ले लो। उसको उन्होंने एक्साइज ड्यूटी नाम दे दिया। आप सामान बनाएं और बेचने के लिए जाएं तो बेचने पर उनसे टैक्स ले लो, उसको सेल्स टैक्स नाम दे दिया। फिर बेचकर मुनाफा कमाएं तो मुनाफे पर टैक्स ले लो, उसको इनकम टैक्स नाम दे दिया। सामान को बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाएं तो रोड टैक्स ले लो और टोल टैक्स ले लो। और जिस गांव से सामान लेके जाएं वहां ले लो और जिस गांव में लेके आए वहां ले लो। गांव में लेके आ रहे हैं तो ऑक्ट्रॉय ले लो उनसे, और गांव से लेके जा रहे हैं तो एग्जिट टैक्स ले लो उनसे। ऐसे 20 तरह के टैक्स उन्होंने लगा दिए। एक्साइज ड्यूटी अंग्रेजों ने लगाई 350%। माने 100 रुपए का सामान बनाओ तो 350 रुपए टैक्स में दे दो उनको। इनकम टैक्स लगा दिया 97%। 100 रुपए कमाई करो तो 97 रुपए अंग्रेजों को दे दो, 3 रुपए बचेगा बस आपके पास। सेल्स टैक्स लगा दिया 180 से 250% तक, अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग। ऑक्ट्रॉय लगा दिया 50 से 60%। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स लगा दिया अंग्रेजों ने कई कई स्थानों पर 70 से 80%। परिणाम क्या हुआ? हिंदुस्तानियों से लूट लूट कर सारा धन उन्होंने जमा कर लिया इंग्लैंड। 1860 के पहले क्या होता था? लूटने का काम एक ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी, उनके एजेंट हुआ करते थे। और 1860 के बाद पूरी सरकार ही लूटखोर हो गई, जिन्होंने कानून बनाकर लूटना शुरू कर दिया इस देश में। इस टैक्स का जो खेल था, इन टैक्स के खेल में जैसे हिंदुस्तान के लोगों के पास पैसा न बचे, यहाँ के उद्योग व्यवसायी को दबाया जाए, ये जैसे उद्देश्य था वैसा एक और उद्देश्य था कि यहाँ पर लोगों को कानून के खांचे में बिठाकर, उस चौकोन में बिठाकर, कानून के लाइनों में बिठाकर गुनहगार साबित किया जाए, उसको आरोपी साबित किया जाए, उसको क्रिमिनल साबित किया जाए कि तुमने टैक्स चोरी की, ये किया, वो किया। ये सब कुछ करने की व्यवस्था ब्रिटिशों ने तब इसलिए की क्योंकि चंद लोग तो क्रांति करते हैं, लेकिन उनके पीछे खड़े रहने वाले जो बाकी समाज होता है वो भी अब किसी के पीछे खड़ा ना हो, भयभीत हो जाए। और इसलिए ये टैक्स का खेल देश में शुरू हुआ, जो आज भी जारी है। हम आशा करते हैं कि ये बंद होगा। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। मैं महाराष्ट्र से हिंदू भूषण श्याम जी महाराज बात कर रहा हूँ। बोलिए बोलिए श्याम महाराज। आज के दिन पर सर हम क्रांतिकारी जो देशभक्त राजू भाई दीक्षित, इनको हम बहुत याद करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। हमें इस बात का बहुत खेद है सर कि ऐसे महान देशभक्त जिन्हें हम कह सकेंगे, हमें बचपन से उनको हम हमारे वो प्रेरणा स्थान रहे हैं। और हमारे बीच में बहुत राजू भाई महाराष्ट्र में आते थे। वैसे तो वर्धा में पूरी जिंदगी उनकी
वहां से कार्य शुरू किया और किया था। वर्धा में ज्यादातर वर्धा में रहते थे। मैं जिस क्षेत्र से हूँ, आलंदी, पुणे, उस क्षेत्र में आते थे और इतनी छोटी छोटी बातों चीजों पर ग्रामीण कस्बा हो, इलाका हो, इतने ग्रामीण क्षेत्र किसान लोगों के साथ और हर विषय पर नीम का पेड़ हो या संत वाङ्मय जो ज्ञानेश्वरी, हर विषय पर इतना उनका ये था, रिसर्च था। तो राजू भाई को हमारे हिंदुस्तान के लोग हम समझ नहीं सके, इसका बहुत खेद है, दुख है। और स्वदेशी जागरण आंदोलन सबसे पहले इतने अभी ये जमाना विज्ञान युग में भी इतने विदेशी वस्तुओं कंपनियों के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन करने वाले मुझे तो लगता है राजू भाई के अलावा कोई मुझे तो नहीं दिखता है। तो आज के दिवस पर हमें स्वदेशी का महत्व हमारे जो युवा भाई है और राजू भाई को अगर पूरा हम याद करेंगे तो मुझे लगता है अगर उनके विचार, उनके तत्व अगर हम आचरण में और हमारे पॉलिटिकल भी लोग भी अगर लाएंगे तो मुझे लगता है हिंदुस्तान जल्दी सशक्त एक महासत्ता राष्ट्र निर्माण हो सकेगा। सिर्फ इतनी एक कमी है कि हमारी मानसिकता, हमारी सोच, हमारी दृष्टि हम कब हम बदलेंगे पता नहीं, लेकिन राजू भाई के विचार आज ही अगर हम हमारे जीवन में उतारेंगे तो मुझे लगता है पुनः एक बार ये अपना हिंदुस्तान हमारा विश्व गुरु धन्यवाद। राजू भाई ने तमाम विषयों पर अध्ययन किया है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इतने कम आयु में उन्होंने, क्या ये एक जीवन का अध्ययन है जो उनकी बातों से इतना डिटेल में बाहर पड़ता है? हम पुनर्जन्म पर भरोसा करने वाले लोग हैं। हिंदुस्तानी बार बार ये मान्यता है उसकी कि वो कई जन्म लेता है। लगता है कि राजू भाई जो भी बोलते थे ये एक जन्मों का नहीं बल्कि वो कई जन्मों में विद्वान थे और प्रत्यक्षानुभवी विद्वान थे। इसलिए ऐसी बातों को रखने में भी वो बिल्कुल एहसास नहीं होते थे जो कोई और सोचेगा कि ये बात लोग कैसे सुनेंगे और कैसे देखेंगे। टूथपेस्ट के बारे में क्या कहते थे? आजकल टूथपेस्ट करते हैं, कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरेंस, ये बड़े महंगे हैं। 30 रुपए का 100 ग्राम, 300 रुपए किलो, हुआ कि नहीं? गाय का घी 200 रुपए किलो, टूथपेस्ट 300 रुपए किलो। क्या मूर्ख लोग हैं इस देश के, पढ़े लिखे सुपर इडियट। वो क्या करते हैं, 200 रुपए किलो गाय का घी नहीं खाते और 300 रुपए किलो का पेस्ट रगड़ के दांतों पे थूकते हैं। वो कहते हैं हम बड़े स्मार्ट हैं। मैं उनसे कहता हूं और स्मार्ट बनो। क्या कहते हैं, क्या करें? मैं कहता हूं ये 300 रुपए किलो का पेस्ट, इसको थूकते क्यों? इसी को रोटी पे लगा लगा के खा लो, गाय के घी से तो महंगा है। कितना फालतू खर्चा कर रहे हैं। 300 रुपए किलो का पेस्ट। मैंने एक दिन हिसाब निकाला था, एक आदमी रोज जो ब्रश करता है ना सवेरे का, तो एक बार के ब्रश में 1.5 से 2 ग्राम टूथपेस्ट इस्तेमाल होता है। अगर वो आदमी 60 साल तक, अपनी जिंदगी के 60 साल तक ब्रश करता रहे तो एक आदमी का टूथपेस्ट का खर्चा 1,40,000 रुपए आता है 60 साल तक। एक पेस्ट आता है 100 ग्राम 30 रुपए का। जिंदगी में वो जितने पेस्ट इस्तेमाल करेगा 60 साल में, उसका हिसाब जोड़ा 1,40,000 के आसपास खर्चा। क्या फालतू खर्चा है, बंद करो ये, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ब्रश को पेस्ट लगा के रगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। फोकट का काम करो, दातुन करो, दातुन, नीम की दातुन, बबूल की दातुन, पाकड़ की दातुन, करंज की दातुन, अमरूद की भी दातुन होती है, आम की भी दातुन होती है, बबूल की दातुन, 12 तरह के पेड़ हैं, उनकी दातुन करो। टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, एक्सपायरी डेट कुछ नहीं है। फोकट में मिलती है कि नहीं? एक एक दातुन तोड़ लो और दातुन तोड़ के 7 दिन तक चलाओ उसको। मैं तो एक दातुन 7 दिन कर लेता हूं। कैसे? दातुन किया, चबाया, आगे का हिस्सा काट दिया, फिर पानी में डाल के रखा, दूसरे दिन फिर कर लिया, ऐसे 7 दिन चलती है। एक बार क्या हुआ, एक आईआईटी का लड़का मुझे पूछता है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं आईआईटी वाले, मैं भाषण दे रहा था, कहने लगा क्या मूर्खता की काम करते हैं आप, एक दातुन को 7 दिन करते हैं।
मैंने कहा भाई तू ये बता एक टूथब्रश को कितने दिन करता है? उसने कहा मैं तो साल भर तक करता हूं। मैंने कहा तू महामूर्ख है, मैं तो 7 दिन में बदल देता हूं, तू साल भर एक ही ब्रश को रगड़ता रहता है। बंद करो ये ब्रश। और ये ब्रश की मुश्किल पता है क्या है? टूथब्रश होता है ना प्लास्टिक के, उसमें ब्रसल्स होते हैं, उनको जब हम रगड़ते हैं ना तो मसूड़ों पर उसका घर्षण होता है, मसूड़े सब छिल जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। जिनके मसूड़े कमजोर होते हैं उनके दांत कमजोर हो जाते हैं, जिनके दांत कमजोर हैं उनकी जिंदगी में कोई आनंद नहीं है। दूसरी समस्या क्या है? कभी भी आप देखना टूथब्रश होता है ना, उसमें जहां ब्रसल्स लगे रहते हैं ना वहां पीला पीला सफेद सफेद कचरा जमा हो जाता है, उस पे हजारों वायरस आकर जिंदा बैठते हैं और रोज आप अपने मुंह में डाल के क्या खतरनाक काम कर रहे हो। बंद करो, अच्छा नहीं है ये। और एक बात बताऊं, ये जो टूथपेस्ट है ना, टूथपेस्ट जिसको आप घिसते हो, इसमें झाग बहुत बनता है, मालूम है? झाग तो वॉशिंग पाउडर में भी बनता है। कभी कभी मैं लोगों से कहता हूं आप कॉलगेट क्यों करते हैं, तो कहते हैं इसमें झाग बहुत बनता है। तो झाग तो शेविंग क्रीम में भी बनता है, शेविंग क्रीम क्यों नहीं रगड़ते? अब मैं असली बात बताता हूं, जिस वस्तु से शेविंग क्रीम में और वॉशिंग पाउडर में झाग बनता है वही वस्तु टूथपेस्ट में मिलाई जाती है, उसको कहते हैं सोडियम लॉरेल सल्फेट। और ये ऐसा खतरनाक केमिकल है जो कैंसर कर देता है। भारत में होने वाले कई कैंसर्स के पीछे टूथपेस्ट है, ये आप देखेंगे। और जो बोल रहे हैं आप कहेंगे कि किस जमाने की बात कर रहे हैं दातून करने की, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये खुद एक अति उच्च शिक्षित व्यक्ति है जो इन बातों को कहते हैं। और ये भी सच्चाई है कि दातून जब थे तब दांत के डॉक्टर और बीमारियां जितनी थी, ब्रश आने के बाद उससे कई हजार गुना बड़ी है, ये भी सच्चाई है। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद। नमस्कार सर, मैं प्रतीति श्रीवास्तव बोल रही हूँ, बोलिए। लाजपत नगर से। हाँ। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी, आपने राजीव दीक्षित जैसे बड़े महानायक का आपने मुद्दा उठाया है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि राजीव दीक्षित जो थे उन्होंने गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए पूरे देश में घूम घूम कर प्रचार किया था और लोगों को जागरूक भी किया था। इनकी गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए राजीव दीक्षित ने 1998 में मुकदमा दर्ज कराया था, जो कि वो 2005 में जीत भी गए थे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आपका कि आपने राजीव दीक्षित जैसे बड़े महानायक का मुद्दा उठाया। धन्यवाद। धन्यवाद। आपको राजीव जी का एक और वीडियो दिखाते हैं कि क्या कहते हैं, देखिए। 3000 साल पहले भारत के एक महान व्यक्ति बाघभट्ट ने ये कह दिया कि भोजन में ऐसी चीज बिल्कुल मत खाइए जो प्राकृतिक शक्कर को भोजन में अवशोषित करने में रास्ते में रुकावट बने। ये 3500 साल बाद हम देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने सिद्ध हो रहा है। तो आपके स्वयं पाक घर में किसी एक वस्तु से घृणा करनी हो आपको, तो वो यही है, चीनी से घृणा करिए, शुगर से घृणा करिए। इतनी घृणा करिए जितनी आप अपने दुश्मन से भी नहीं करते। माने मेरी अगर आपको विनती स्वीकार करनी हो तो अपने स्वयं पाक घर से इस चीनी को निकाल बाहर करें, मत लाइए। तो आप बोलेंगे फिर क्या खाएं? गुड़ खाइए। तो आप कहेंगे गुड़ और चीनी में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। चीनी बनती है 23 जहर मिलाने के बाद, 23 जहर मिलते हैं ऊस के रस में, तब चीनी बनती है। और वो चीनी के साथ 23 जहर भी शरीर में रहते हैं। और गुड़ अकेला एक ऐसा है जो बिना किसी जहर के सीधे सीधे बनता है। ऊस के रस को गर्म करते जाओ, गुड़ बन जाता है, कुछ मिलाना नहीं पड़ता। ज्यादा से ज्यादा कुछ मिलाते हैं तो दूध मिलाते हैं और कुछ नहीं मिलाना पड़ता। और चीनी बने तो इतने तरह के फार्मेल्डिहाइड जिसमें मिलाने पड़ते हैं, बहुत खराब। फार्मेलिन दुनिया का सबसे खराब जहर है जो चीनी बनाने में उपयोग होता ही है। बिना फार्मेलिन के चीनी बनती नहीं। और फार्मेलिन कितना खराब जहर है, केमिस्ट्री की डिक्शनरी में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है 0.05 मिलीग्राम मात्रा फार्मेलिन की किसी भी आदमी को कैंसर से मार देने के लिए पर्याप्त है। 0.5 मिलीग्राम। और अगर आपने 1 किलो चीनी खा ली तो 0.5 मिलीग्राम फार्मेलिन तो आने ही वाला है, 1 किलो चीनी।
इसलिए चीनी मत खाइए, गुड़ खाइए। आप कहेंगे जी गुड़ मिलता नहीं है, डिमांड करिए, मिलने लगेगा। अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है कि मांग करो तो सप्लाई आएगी, डिमांड करो तो सप्लाई आएगी। तो गुड़ खाइए। गुड़ से भी अच्छी एक चीज है जो आप खा सकते हैं, वो है काकवी। काकवी आपने देखी? काकवी गुड़ से भी अच्छी। गुड़ तो अच्छा है ही, लेकिन गुड़ से भी अच्छी अगर कोई चीज है तो वो है काकवी। काकवी को बाटली में भर के 1 साल 2 साल आराम से रख सकते हैं, खराब नहीं होती। और गुड़ जिस भाव का है लगभग उसी भाव में मिल जाती है। तो या तो काकवी खाइए, नहीं तो गुड़ खाइए। काकवी मिले तो आप समझ लीजिए राजा है, नहीं मिले तो गुड़ मिल रहा है तो राजा से छोटे राजा। बस नहीं। काकवी का मतलब क्या है? काकवी का मतलब ऊस के रस को जब हम गर्म करना शुरू करते हैं तो गर्म करने के करते 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 गुड़ बनने से पहले और उसका रस गर्म होने के बाद एक ऐसा लिक्विड बनता है, वो काकवी कहलाता है। संयोग की बात है कि आज मैं एक मेडिकल जर्नल पढ़ रहा था जिसमें विदेश से रिसर्च में यह कहा गया है कि भारतीय गुड़ जो है, जो केमिकल रहित गुड़ होता है, ये स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सर। नमस्कार। बोलिए सर। मैं मनोज बोल रहा हूँ रोहतक से। हाँ सर, जिस तरह के आपने ये कार्यक्रम चलाया है बहुत बढ़िया किया है सर। और मैं राजीव दीक्षित जी के बारे में बताना चाहूंगा। उन्होंने जो स्वदेशी आंदोलन चलाया था और उसका असर कहीं ना कहीं आज देश के ऊपर देखने को मिल भी रहा है हमें। ज्यादातर लोग स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने लगे हैं और उनका कहीं ना कहीं अपने लिए बेनिफिट भी होता है। और उन्होंने जिस तरह से जैसे शराब है, लोग शराब पीते हैं या धूम्रपान करते हैं, उसका भी आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक फॉर्मूला बताया था और उससे कहीं ना कहीं उससे इम्प्रूवमेंट होता है सर। बिल्कुल, वो भी हम दिखाएंगे। अब दिखाते हैं आपको रोजगार के साथ कपास को जोड़कर क्या कहते हैं। राजू, भारत में 2 लाख से ज़्यादा गांव हैं जहां कपास पैदा होता है। जहां कपास पैदा होता है वहां सूत बन सकता है, जहां सूत बन सकता है वहां खादी वस्त्र बन सकता है। तो खादी वस्त्र निर्माण का उद्योग हर देश के, माने भारत देश के 2 लाख गांव में चल सकता है। और उनमें जो खादी बनेगी वो सब हम भारतवासी खरीद कर उसका उपयोग कर सकते हैं। अभी भारत में 1% लोग खादी खरीदते हैं। अगर 100% लोग खादी खरीदें तो 2 लाख गांवों में बनने वाली सारी खादी बिक जाएगी और 15 करोड़ भारतवासियों को उससे रोजगार मिल जाएगा। आप बोलेंगे हम खादी क्यों खरीदें? खादी इसलिए खरीदिए कि उसका उत्पादन करने वाला शेतकरी जो कपास उत्पन्न करता है। खादी इसलिए खरीदिए कि कपास उत्पन्न होने से सूत बनता है, सूत बनने से कपड़ा बनता है। वो कपड़ा आप खरीदेंगे तो पैसा किसी शेतकरी के घर में जाता है। आप ये मानते हैं कि विदर्भ के शेतकरी आत्महत्या ना करें तो उसका एक ही रास्ता है कि आप खादी खरीदें, क्योंकि विदर्भ में सबसे ज्यादा कपास पैदा होती है। शेतकरी का मतलब किसान होता है। राजीव जी का ज़्यादातर समय महाराष्ट्र में गया, इसलिए उनकी भाषा में कुछ जगह पर आपको मराठी का रेफरेंस मिलेगा। तो शेतकरी का मतलब किसान है। भारत का किसान अगर संपन्न होगा, क्योंकि 70% लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खेती के साथ जुड़े हैं, अगर वो संपन्न हो जाए तो हिंदुस्तान गरीब कभी रह ही नहीं सकता। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। जय हिंद। हाँ, मैं वरंगल से गोपाल बोल रहा हूँ साहब। बोलिए। आपको बधाई हो सुरेश जी। हाँ, आपने जो इतना बड़ा लक्ष्य लेकर ये प्रोग्राम चालू किया। हाँ, राजीव दीक्षित जी का कहना था वे सभी पार्टियों के पास कुल सदस्यों की संख्या 5 करोड़ है। यदि इससे ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं और जरूरत पड़ी तो देश के गुणस्ती संतों को का समर्थन ले लेने से उनकी संख्या 45 करोड़ हो जाती है। और स्वदेशी जो प्रोडक्ट है उसे इस्तेमाल करने में हमें आसानी हो जाती है। बिल्कुल। और गो हत्या पर भी इन्होंने बिल्कुल एक मुद्दा लीजिए। धन्यवाद, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि भारत के सारे राजनीतिक दलों को मिलने वाले कुल वोटों की संख्या और भारत के विभिन्न प्रकार के लोगों को अगर उस तरीके से जोड़ा जाएगा तो हम उनको प्रभावित कर सकते हैं इस चीज के लिए कि वो अपनी बात को सरकार के द्वारा करवाया जा सके।
और भी कई बातें हैं, लेकिन जरा स्वास्थ्य की दिशा में, क्योंकि हिंदुस्तान बड़ा गति से बीमार बनता जा रहा है, बल्कि बीमार बनाया जा रहा है। यहां पर आने वाली तमाम खिलौने से लेकर खाने की चीजों तक ऐसी चीजें हम तक पहुंचाई जा रही है जिसके द्वारा हम बीमार बनते हैं। तो बीमार बनने और बीमारी से बचने के लिए और बनने के बाद ठीक होने के लिए क्या क्या कहते हैं राजीव जी, उसके कुछ वीडियो दिखाते हैं। आंखों में कम दिखाई देता है, मोतियाबिंद हो सकता है, आंखों में काला मोतिया हो सकता है, ग्लूकोमा जिसको कहते हैं, रेटिनल डिटैचमेंट, आंखों का पर्दा खिंच जाता है, आंखों से रात में नहीं दिखता, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, किसी को दिन में नहीं दिखता, डे ब्लाइंडनेस कहते हैं। ऐसी आंखों की जितनी बीमारियां आप जानते हैं सबकी ताजा गाय का मूत्र एक एक बूंद आंख में डालो। सवेरे सवेरे गाय जो पहला मूत्र देती है ना, वो वाला एक एक बूंद आंख में डालो, बहुत अच्छे से आंखें ठीक होती है। और ऐसी कई आंखों की बीमारी ठीक होती है जो कभी ठीक होती नहीं, जैसे रेटिनल डिटैचमेंट एक बीमारी है, ये जल्दी ठीक नहीं होती, करोड़ों रुपए खर्च करो तो भी ठीक नहीं होती, लेकिन गाय के मूत्र से बिल्कुल ठीक हो जाती। वो जो ड्रॉपर आता है ना, वो ड्रॉपर से गाय मूत्र भर के एक एक बूंद आंख में डालें, बहुत अच्छा है। और यही गोमूत्र जो है ना कान में डालो, कान की बीमारी ठीक कर देता है। जैसे कान में किसी को सुनाई कम देता है तो उसको कहो गोमूत्र डाले। किसी किसी को कान में हर समय आवाज आती रहती है, ऐसे हम ऐसे आवाज आती है, वो हमिंग साउंड की बहुत अच्छी दवा है गोमूत्र, कान में डालो ठीक। कान में जितना दर्द होता है, बहुत तेज दर्द होता है, एक बूंद गोमूत्र डालो, 1 मिनट में ही दर्द बंद हो जाए, ताजा ताजा। हाँ। कान में किसी के मवाद निकलता है, कई बार हमने देखा छोटे बच्चे के कान बहते रहते हैं, गोमूत्र डालो बिल्कुल बंद हो जाता है कान। बहुत अच्छी दवा है ये गोमूत्र। बस सावधानी इतनी ही रखनी है कि जिस गाय का मूत्र लेंगे वो गर्भवती नहीं होनी चाहिए और देशी गाय का। साबुन के बारे में भी जरा सुन लीजिए। साबुन आता है लक्स, लाइफ बॉय, लिरिल, रेक्सोना, पियर्स, कैमे, पामोलिव, जॉनसन एंड जॉनसन वगैरह वगैरह। ये सब साबुन क्यों खरीदते हैं? एक बार मैंने एक भाई से पूछा कि लक्स से क्यों नहाते हो? कहने लगा माधुरी दीक्षित कहती है। एक दूसरे से पूछा कि तुम क्यों लगाते हो? कि हेमा मालिनी कहती है। तो कभी माधुरी दीक्षित और हेमा मालिनी कुएं में गिरेंगे तो हम भी गिरेंगे। ये बेवकूफी मत करिए। और मैं शायद आपको मालूम नहीं है कि माधुरी दीक्षित ही या हेमा मालिनी या कोई भी फिल्मी हीरोइन लक्स से नहीं नहाती, साबुन से नहीं नहाती। तो आप पूछेंगे मुझको कैसे मालूम? मुझको पता चला अभी कुछ दिन पहले बंबई में मेरा एक व्याख्यान हुआ था जुहू में। और जुहू वो जगह है जहां हिंदुस्तान के ये फिल्मी हीरो हीरोइन ज्यादा रहते हैं। व्याख्यान कैसे हुआ? एक कोई फिल्मी हीरो है, उनका नाम है धर्मेंद्र। उन्होंने मेरे व्याख्यान के कैसेट सुने। मेरे व्याख्यान के कुछ 10 कैसेट निकले हैं, तो उन्होंने सुने और उन्होंने तुरंत फोन किया कि मैं राजीव दीक्षित से बात करना चाहता हूं। मैंने कहा मैं बोल रहा हूं। तो कहने लगे आपके 10 कैसेट सुनने के लिए मैंने 10 घंटे गाड़ी चलाई और घर नहीं गया जब तक कैसेट खत्म नहीं हुए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, क्या लगा आपको? मैं आपका एक व्याख्यान करना चाहता हूं। मैंने कहा जरूर करिए, मैं आऊंगा। क्या आपकी फीस क्या है? मैंने कहा मैं फीस नहीं लेता कभी व्याख्यान के लिए। कहने लगा अच्छा फिर तो मुझे खुशी है, आप आइए। मैंने कहा जरूर आऊंगा, एक ही शर्त है कि जितने फिल्मी हीरो हीरोइन है उनको सबको बुलाइए ज्यादा से ज्यादा। तो उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूं। तो क्या हुआ, उनका एक बंगला है लोनावाला में, पूना और बंबई के बीच में, वहां उन्होंने व्याख्यान रखा। मैं गया, ज्यादा लोग तो नहीं आए, कुछ 25-30 लोग आए थे। उनके बीच में मीटिंग हुई, बातचीत हुई, बहुत सारे सवाल पूछे। जब खत्म हो गए उनके सवाल तो मैंने उनसे कहा कि अब मैं एक सवाल पूछूंगा। तो हेमा मालिनी से मैंने पूछा क्या आप मुझे बताओ कि लक्स से नहाती हो? नहीं। लाइफ बॉय से नहाती हो? नहीं। कैमे से नहाती हो? नहीं। लिरिल से नहाती हो? नहीं। मैंने कहा आप नहाती भी हो? तो कहने लगी नहाती तो रोज हूं। मैंने कहा फिर किससे? तो उन्होंने बताया
चने के आटे में मलाई डाल के नहाती हूँ, माने बेसन में मलाई डाल के नहाती हूँ। तो मैंने कहा अगर आप बेसन में मलाई डाल के नहाती हैं तो ये बात पूरे देश को क्यों नहीं बताती? कहने लगी डर लगता। मैंने कहा क्या डर लगता? कि अगर हिंदुस्तान की सभी बहनों ने बेसन में मलाई डालकर नहाना शुरू किया तो सब हेमा मालिनी हो जाएंगे। तो मेरी तो कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। तो आप ये जान लीजिए कोई भी फिल्मी हीरोइन साबुन से नहीं नहाती। क्यों? उसका कारण है, जितने साबुन हैं वो बनते हैं कास्टिक सोडा से, और कास्टिक सोडा शरीर की त्वचा के लिए बहुत खराब होता है। और आप ये चाहें तो प्रयोग करिए, साबुन से नहाइए, नहाने के 20 मिनट के बाद जब आपका शरीर सूख जाए तो नाखून से ऐसे लाइन खींचिए। हालांकि भारत में जो साबुन हम लोगों के लिए आते हैं वो तो अमेरिका और यूरोप के कुत्तों को भी उससे अच्छे केमिकल के साबुन दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो स्टैंडर्ड अपनाया नहीं जाता, और जिससे कि कई बीमारियां त्वचा की साबुन से होने की भी बात आपको डॉक्टर कहेंगे। और अब मेडिकेयर साबुन का ज़माना शुरू हो गया है, क्योंकि जो पिछले कई सालों में हमने केमिकल साबुन यूज़ किए, अब डॉक्टर कहने लगे कि केमिकल लेस हर्बल साबुन को आप यूज़ करना सीखो। तो इतने साल क्या हुआ? उल्लू बनाया गया। पेट की बीमारी के बारे में क्या कहते हैं भी देखते हैं। जैसे पेट खराब है, दस्त हो गए, बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, तो इसकी सबसे अच्छी दवा जीरा। आधा चम्मच जीरा चबा के खा लो, पीछे से गुनगुना पानी पियो, तो दस्त एकदम बंद हो जाते हैं, एक ही खुराक में। और जब बहुत ज्यादा दस्त हो, हर 2 मिनट में आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, तो आधा कप कच्चा दूध ले लो बिना गर्म किया हुआ, और उसमें नींबू डाल के जल्दी से पी लो। नींबू डालोगे ना, दूध फट जाएगा, फटने से पहले पीना। और एक ही खुराक लेना, बस इतने में ही खतरनाक दस्त ठीक हो जाते हैं, एक ही खुराक। और एक दवा बताना चाहता हूँ दस्त की। ये जो बेल पत्र पर फल लगता है ना, बेल का फल, उसका जो गूदा होता है वो आप चबा के खा लो, पीछे से थोड़ा पानी पी लो, ये भी दस्त ठीक कर देता है। बेल का पाउडर मिलता है बाजार में, वो आप 1 चम्मच पाउडर गुनगुने पानी में पी लो, ये भी दस्त ठीक कर देता है। पेट अगर आपका साफ नहीं होता, कब्जियत रहती है, तो इसकी सबसे अच्छी दवा है अजवाइन। अजवाइन आप जानते हैं घर में, इसको गुड़ में मिला के चबा के खाओ और पीछे से। हालांकि राजीव जी के पास तो महासमुंदर है, 7 समुंदर से भी ज्यादा ज्ञान जिनके पास था, उनके कार्यक्रमों को, उनकी बाइट को, आपकी प्रतिक्रिया को 1 घंटे में समाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमने प्रयास किया आपके सामने उनकी बातों को रखने का। आने वाले दिनों में हम उनके वीडियो को लेकर आपके सामने किसी कार्यक्रम को भी लेकर आने का प्रयास करेंगे, जो पिछले 2-3 साल पहले हम कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन कुल मिला के बात है स्वदेशी की। अर्थात आप कहेंगे कि हम जो चैनल चलाते हैं इसमें जो तकनीक यूज़ होती है उनमें तो विदेशी चीज़ें भी है, तो इसका स्वदेशी का हमारा आधुनिक कंसेप्ट होना चाहिए कि हम तकनीक तो लेंगे। जैसे इसको अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो कैसे, तो हमें कंप्यूटर चिप्स इंपोर्टेड चलेगी, लेकिन हमें पोटैटो चिप्स इंपोर्टेड लेने की ज़रूरत नहीं, हम वो स्वदेशी लेंगे। इस शब्द के साथ हम पूरी स्वदेशी की भावना को, व्यवस्था को और आवश्यकता को समझें, यही अपेक्षा करता हूं सुदर्शन परिवार की तरफ से, सारे दर्शकों की तरफ से, समस्त स्वदेशी पर प्रेम करने वाले, अपनाने वाले लोगों की, हिंदुस्तानियों की तरफ से मैं राजीव जी को उनकी जयंती पर और पुण्यतिथि पर नमन करता हूं। आज के कार्यक्रम में इतना है। जय हिंद।